गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और कंपनसेशन मैनेजमेंट की 37 लेक्चर की क्लास ले रहे हैं, जो कि रिलेटेड है अटेंडेंस लिंक्ड कंपोनेंट्स, सीनियरिटी लिंक्ड कंपोनेंट्स एंड परफॉर्मेंस लिंक्ड कंपोनेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग अटेंडेंस से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे, जो कि उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जो अटेंडेंस से लिंक होते हैं, सीनियरिटी के बेस पे किस तरीके से कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कंपनसेशन से रिलेटेड होते हैं, और लास्ट में हम भी देखेंगे कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमारे कंपनसेशन लेवल पे लिंक होते हैं। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज एन एक्सचेंज ऑफ लेबर फॉर वेजेस एंड अदर बेनिफिट्स, सो एम्प्लॉयज आर एंटाइटल्ड टू एक्सपेक्ट रेगुलर ऑन गोइंग अटेंडेंस फ्रॉम देयर एम्प्लॉयज, बट पुअर अटेंडेंस and its evil twin, high absenteeism, is the one of the most challenging problem employer face, and absenteeism is the one of the biggest strain on workplace productivity and morale. Employers that successfully recognize and actively manage this issue stand to reap huge benefits. जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक्सचेंज होता है किसी लेबर फॉर वेजेस का और कोई अदर बेनिफिट्स का। तो जो एम्प्लॉयर्स हैं वो इंटाइटल्ड होते हैं कि वो एक्सपेक्ट करें कि वो रेगुलर ऑनगोइंग अटेंडेंस एम्प्लॉयज़ की देखें। तो जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयर्स हैं वो चाहते हैं कि उसके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी रेगुलर ऑनगोइंग अटेंडेंस हो। अगर हम ये देखते हैं कि कोई पुअर अटेंडेंस होती है तो वो एक हाई एब्सटेनिज़म लेके आती है, जो कि एक मोस्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम होती है जो एम्प्लॉयर्स फेस करते हैं। तो एब्सटेनिज़म एक बिगेस्ट ड्रेन है हमारे वर्क प्लेस के अंदर, प्रोडक्टिविटी के अंदर और मोरल के अंदर। तो जो एम्प्लॉयर्स हैं वो सक्सेसफुली रिकॉग्नाइज करते हैं और एक्टिवली मैनेज करते हैं उन इशू को, जो कि हम लोग किसी एम्प्लॉय के हुज बेनिफिट्स को पीछे छोड़ दें। One of the most effective tool to actively manage attendance and reduce absenteeism is a workplace attendance management program AMP. Here's look at AMP and the 5 key elements the most AMP share. अगर हम देखें तो एक मोर इफ़ेक्टिव टूल है हमारा कि हम अपनी जो अटेंडेंस होते हैं उसको एक्टिवली मैनेज कर सकें और रिड्यूस कर सकें एब्सटेनिज़म को किसी वर्क प्लेस के अंदर। तो वो हम किससे करते हैं? अटेंडेंस मैनेजमेंट प्रोग्राम से हम करते हैं। तो अगर हम देखें AMP के अंदर, तो AMP के अंदर 5 की एलिमेंट्स हैं जो कि हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। तो 5 की एलिमेंट्स ऑफ अटेंडेंस मैनेजमेंट प्रोग्राम, तो दे आर 5 की एलिमेंट्स। पहला क्या है? ये डेफिनेशन ऑफ एन एब्सेंस फॉर द पर्पज़ ऑफ द AMP। जो डेफिनेशन है एब्सेंस की, उसका क्या पर्पज़ है AMP के अंदर, अटेंडेंस मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर? तो द टर्म एब्सेंटिज्म रेफर टू मैनी टाइप्स ऑफ एब्सेंसेज एंड कैन इंक्लूड दोज कॉज्ड बाय इंक्रीमेंटल वेदर, स्टैट्यूटरी holidays, vacations, illness, family-related demands, and stress in the workplace. The AMP should focus on the absence that describe the workplace and clearly articulate which one will be absences for the purpose of AMP. Scheduled absences like vacation and the statutory holiday are generally considered beneficially and are usually easily absorbed by the employer. But unscheduled habitual absence, late arrivals, and early departure can be disruptive to the workplace and irritant to other employees and carry significant cost and effects on overall productivity. अगर हम देखें तो जो एब्सटेनिज़म है, अगर हम AMP के पर्पज़ में एब्सेंस को समझ रहे हैं तो वो क्या है कि जो एब्सटेनिज़म है वो रेफ़र करती है उन सब एब्सेंसेस को जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं कुछ कॉज, जो कि हमारे इंक्रीमेंटल वेदर या स्टैट्यूटरी हॉलीडे या कोई वैकेशन या इलनेस या कोई भी फैमिली रिलेटेड डिमांड या कोई भी वर्क प्लेस के अंदर स्ट्रेस होती है, तो उस कंडीशन में एब्सेंस की जो प्रॉब्लम है वो अराइज होती है। तो AMP क्या करता है कि वो फोकस करता है उन एब्सेंसेस को जो कि डिस्टर्ब होती हैं किसी वर्क प्लेस के अंदर, और क्लियरली वो क्या होती हैं एक दूसरे से आर्टिकुलेट करती हैं कि हमारा AMP के अंदर क्या पर्पज़ है एब्सेंस का। तो जो शेड्यूल एब्सेंसेस होती हैं, जैसे कि कोई वैकेशन है या कोई स्टैट्यूटरी हॉलीडे हो रहा है, तो उसको जनरली कंसिडर किया जाता है बेनिफिशियल, और यूजली उसको क्या है कि जो एम्प्लॉयर होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का वो ईजिली उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि इस तरीके की छुट्टियां लेना बहुत ईजिली होता है और इस चीज़ को ऑर्गेनाइजेशन अपने AMP प्रोग्राम के अंदर कैरी कर लेता है। लेकिन अगर कोई अनशेड्यूल एब्सेंस हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे आपकी हैबिचुअल है कि आप डेली छुट्टियां कर लेते हैं या आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेट अराइवल करते हैं या अर्ली डिपार्चर करते हैं, तो इस
इस तरीके की जो फैक्टर्स हैं वो डिस्क्रिप्ट करती हैं हमारे वर्क प्लेस के अंदर। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कैरी करते हैं उस तरीके की कॉस्ट जो कि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को इफ़ेक्ट करते हैं। दूसरा क्या है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन द culpable and the innocent absence. One of the most important distinction an employee must take when dealing with attendance issues generally and in a AMP specifically the between culpable and innocent abstention. The MP should clearly reference this distinction and the classification. It is also help if it is set out what considered as non-culpable absence and the employer expectation around it. The distinction is important to how the employer handles the issue. While in either case, excessive abstention may warrant termination. The employer must take a different approach to each. It is therefore important to classify the absence upfront and clearly articulate how the employer will डील विथ ईच। अगर हम देखें तो एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है एम्प्लॉयर के लिए कि वो किस तरीके से डील करें हमारे अटेंडेंस इशू के अंदर। तो एएमपी को वो स्पेशली यूज़ करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो अगर हम डिफरेंस देखें कुलपेबल और इनोसेंट एब्स्टेनिज्म के अंदर, तो एमपी क्लियरली रेफरेंस करता है इनके डिस्टिंक्शन को और क्लासीफाई करता है कि ये जो एब्स्टेनिज्म होते हैं ये हेल्पफुल होते हैं, जो कि सेट आउट करते हैं हमारे कंसीडर को जो कि नॉन कुलपेबल एब्सेंस से होते हैं, और जो भी एम्प्लॉयर्स की एक्सपेक्टेशन है वो इसके आसपास हो सकती है। तो जो डिस्टिंक्शन है हमारा कुलपेबल और इनोसेंट के बीच में, वो एक इम्पॉर्टेंट होता है कि किस तरीके से एम्प्लॉयर हैंडल करे उन इश्यूज़ को, उन केसेस को जो कि एक्सेसिव एब्स्टेनिज्म होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और वो क्या करते हैं कि इस कंडीशन में वो अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको वारंट दे देते हैं टर्मिनेशन करने का उस ऑर्गेनाइजेशन से। तो एम्प्लॉयर क्या करता है कि इन डिफरेंट अप्रोचेस को हर एक लेवल पे देखता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम क्लासीफाई करें अपने एब्सेंस को सबके सामने और फ्रंटली और क्लियरली करें किस तरह का आर्टिकुलेट हो रहा है एक एम्प्लॉयर को जब वो किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय से डील कर रहा है रिगार्डिंग एब्सेंस। थर्ड जो पॉइंट है हमारा वो है एक मैकेनिज्म फॉर एब्सेंस रिपोर्टिंग। द एमपी शुड एड्रेस इन सम डिटेल बोथ एम्प्लॉयज ऑब्लिगेशन टू रिपोर्ट एब्सेंस एंड हाउ दे should do so and provide for the employer regular review of the employee's attendance record. It's essential to the evaluation and monitoring of an AMP that the employer implement a system to report and track individual employees' absences. Most AMP provide for the employer tracking of the paid sick leave, unpaid sick leave, illness during shift, illness in family, and medical appointments where absence from hours exceeds 1 hour. तीसरे अगर हम पॉइंट की बात करें तो एक मैकेनिज्म है किसका, हमारे एब्सेंस रिपोर्ट का। तो जो एएमपी है वो उन चीज़ों को एड्रेस करती है जो कि डिटेल होती है किसी एम्प्लॉयज़ की कि क्या ऑब्लिगेशन वो किसी एब्सेंस की रिपोर्ट में दे रहे हैं और वो किस तरीके से इसको पूरा कर रहे हैं। तो हर एक एम्प्लॉय ये प्रोवाइड कराता है कि उसका एक रेगुलर रिव्यू लें हम अपने एम्प्लॉयज़ का एक अटेंडेंस रिकॉर्ड से। तो ये इसेंशियल होता है कि हम इवेलुएट करें और मॉनिटर करें एएमपी के थ्रू अपने एम्प्लॉयर्स को जो कि इम्प्लीमेंट होते हैं सिस्टम में, जो कि रिपोर्ट बनाते हैं और ट्रैक करते हैं इंडिविजुअल एम्प्लॉय की एब्सेंस को। तो जो एमपी है वो प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय ट्रैकिंग जो कि रिलेटेड होते हैं किसी पेड सिक लीव से या अनपेड सिक लीव से या इलनेस ड्यूरिंग द शिफ्ट, इलनेस इन द फैमिली और मेडिकल अपॉइंटमेंट। मतलब कि ये जो सारे फैक्टर्स आप देख रहे हैं पेड सिक लीव या अनपेड सिक लीव, इलनेस ड्यूरिंग शिफ्ट या इलनेस इन द फैमिली, मेडिकल अपॉइंटमेंट, तो ये सारे एब्सेंस के फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी वर्क को एक्सीड करते हैं 1 घंटे के लिए। फोर्थ जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, थ्रेशोल्ड फॉर द एंट्री इनटू द प्रोग्रेशन थ्रू द एएमपी। द एमपी शुड क्लियरली सेट आउट अ थ्रेशोल्ड फॉर एंट्री इनटू द प्रोग्रेशन through a coaching process and detail that each will cover. It's legally acceptable and practically essential that the employer set an absenteeism threshold for the entry into the AMP and for moving through each stage of the coaching process up to and including non-disciplinary termination. अगर हम थ्रेशोल्ड की देखें तो उसका अगर एंट्री है तो उससे हम प्रोग्रेशन कर सकते हैं अपने एमपी के थ्रू। तो एमपी क्लियरली सेट करता है कि जो थ्रेशोल्ड है वो एंट्री हो और प्रोग्रेस करें एक कोचिंग प्रोसेस से जिसमें हम डिटेल दें उसके हर एक कवर को। तो लीगली ये एक्सेप्टेबल होता है और प्रैक्टिकली एसेंशियल होता है एम्प्लॉयर को सेट करने के लिए किस तरीके का एब्स्टेनिज्म है और थ्रेशोल्ड किस तरीके से एंटर कर रहा है एएमपी के अंदर। तो ये एक मूविंग होती है कोई एक स्टेज से दूसरी स्टेज की तरफ। तो जो कोचिंग प्रोसेस है वो अप होता है और इंक्लूड करता है उन डिसिप्लिनरी टर्मिनेशन को।
फिफ्थ जो पॉइंट है हमारा वो है प्रिजर्वेशन ऑफ एम्प्लॉयर डिस्क्रिप्शन. It is a critically that the employer bear in the mind its legal obligation not to discriminate and its duty to accommodate under human rights legislation and any applicable collective agreement. When creating the implementing and enforcing AMP, if not, it run the risk that a court, tribunal or the arbitrator will find it discriminatory and the strike it down. The MP should preserve the employer's ability to exercise discretion and divert from the AMP so it can the adjust based on the specific circumstance in each case and in a particular to ensure it can always meet its duty to accommodate as when it might arise. A common AMP deviation is not to count absent hours towards the AMP thresholds during a period of disability. तो अगर हम देखें कि जो प्रिवेंशन है एक एम्प्लॉय का डिस्क्रिप्शन का, वो एक क्रिटिकल होता है कि जब एम्प्लॉयर ये बियर करे कि किस तरीके का माइंड है हमारे लीगल ऑब्लिगेशन को, जो कि डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता और ड्यूटी एकोमोडेट करता है अंडर ह्यूमन राइट्स लेजिस्लेशन. तो जो भी हम कलेक्टिव एग्रीमेंट करता है एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में, तो वो क्रिएट करता है कि हम इन्फोर्स करें और इम्प्लीमेंट करें किसी AMP को. तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी कोर्ट है जो कि वो इस रिस्क को देखे कि जो ट्रिब्यूनल्स और या आर्बिट्रेटर हैं हमारे डिस्क्रिमिनेटर को, तो वो इस तरीके से अगर चेंज होंगे, अगर वो फ्रिक्वेंटली क्या होंगे, वेरी होंगे, तो उस तरीके से हम उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्राइक कर सकते हैं. तो जो AMP है वो प्रिजर्व होती है कि एम्प्लॉय की एबिलिटी किस तरीके की है एक्सरसाइज डिस्क्रिप्शन और डाइवर्ट करना किसी AMP से, तो वो किस तरीके से एड्रेस करता है अपने स्पेसिफिक सर्कमटेंस को हर एक केस के अंदर. तो पर्टिकुलरली जो एम्प्लॉयर है वो इंश्योर करता है कि वो ऑलवेज किसी ड्यूटी के एकोमोडेट में मीट करें और उन चीज़ों से बचे, एब्सेंस की चीज़ों से बचे. तो जो कॉमन AMP डिवीजन होता है वो किसी भी तरीके से एब्सेंट आवर्स को काउंट नहीं करता, जो कि टूवर्ड होता है हमारे AMP थ्रेशोल्ड से, जो कि किसी ड्यूरिंग अ पीरियड में डिसेबिलिटी को बताता है. सीनियरिटी, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो सीनियरिटी के बेसिस पे पढ़ने वाले हैं कि सीनियरिटी इज़ द कंसेप्ट ऑफ अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल टेकिंग precedence over another person or group, for example because the former is either older than the latter or has occupied a particular position longer than the latter. Seniority is the present between the parents and the children and may be present in the other common relationships such as the among siblings of different ages or different workers and their manager. अगर हम सीनियरिटी की कंसेप्ट को देखें तो ये एक पर्सन होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि प्रेसिडेंस को लेता है जब वो किसी पर्सन या ग्रुप से होता है. तो अगर हम एग्जांपल से देखें, क्योंकि जो एक फार्मर है जो कि ओल्डर या लेटर होता है, जो कि एक पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर ऑक्यूपाई होता है लॉन्गर टाइम से, तो हम देखते हैं कि जो सीनियरिटी है वो प्रेजेंट होती है पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के बीच में, और ये प्रेजेंट होती है हमारे कॉमन रिलेशनशिप के अंदर. तो और अगर हम देखें तो जो सिबलिंग्स होते हैं उनकी डिफरेंट एजेस के बेस पे या बिटवीन वर्कर्स या मैनेजर्स के हम देखें तो हम ये देखते हैं कि कुछ क्या होता है कि लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए वर्क कर रहे होते हैं, तो वो कुछ कंडीशन में क्या होता है ज़्यादा सीनियर होते हैं हम लोगों से. तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि जो पर्सन्स का ग्रुप है हमारा, उसमें से कुछ लोग क्या हैं सीनियर हैं, कुछ अभी सीनियर नहीं हैं. तो इस कंडीशन में हम उसको सीनियरिटी के बेस पे चेकआउट करते हैं कि आप जैसे फैमिली में देखते होते हैं कि जैसे पेरेंट्स होते हैं वो सीनियर होते हैं हमारे लोगों के, जो चिल्ड्रंस होते हैं वो जूनियर होते हैं. तो उस तरीके से किस तरीके से हम अपने जो राइट्स हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको हम मैनेज कर सकें. तो सीनियरिटी आल्सो हैज़ एन इन्फ्लुएंस ओवर बम्पिंग राइट्स विच इज़ रीअसाइनमेंट ऑफ जॉब्स पॉसिबिलिटी फॉर मैनी पीपल एट अ टाइम. जो सीनियरिटी है वो इन्फ्लुएंस करती है बम्पिंग राइट्स को, जो कि किसी जॉब्स के रीअसाइनमेंट के लिए होता है, जो कि पॉसिबली हर एक लोगों को टाइम टू टाइम करना होता है. तो सम ट्रेडिशनलिस्ट एम्प्लॉयर्स कॉमन इन अ स्मॉलर सिंगल ऑपरेटेड बिजनेस take a last in first out perspective, meaning those who have been there longest or who have tenure have the right to stay, whereas other employees take a first in first out, means FIFO, inverse seniority viewpoint, which tends to emphasize a new or fresh start for the company. अगर हम ट्रेडिशनलिस्ट एम्प्लॉयर्स को देखें तो एक कॉमन और स्मॉलर चीज़ को किसी एक सिंगल ऑपरेटेड बिजनेस के अंदर यूज़ करती है. तो जैसे कि आपने सुना होगा जैसे कि लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट कि जो लास्ट में आया उसको पहले हमें निकाल देना चाहिए. तो इस तरीके के जो पर्सपेक्टिव होते हैं वो ये बताते हैं कि जो लोग लॉन्ग टाइम से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, जिनका टेन्योर ये है कि वो उस पोजीशन पे रहने चाहिए लॉन्ग टाइम तक, तो उसमें लीफो का यूज़ किया जाता है, मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट का यूज़ किया जाता है कि जो लॉन्ग टाइम्स है उनको पहले हम
निकालते हैं, मतलब कि जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं उनको हमें पहले सीनियरिटी के बेस पे निकालना होता है, उनका रिटायरमेंट करते हैं। जैसे कि आपने सुना है कि फिर अगर हम देखें तो कुछ एम्प्लॉयर्स होते हैं जो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होते हैं, तो जो कि बताती है हमारी इनवर्स सीनियरिटी को, जिसका व्यू पॉइंट ये होता है कि जो भी ट्रेंड है कि जहाँ पे हम कोई चीज़ को नया फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, किसी कंपनी के अंदर नए एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, तो जो नए एम्प्लॉयज़ हैं उनका हम टर्मिनेशन पहले करते हैं या हम उनकी सीनियरिटी के बेस पे उनको पहले डालते हैं। तो इसके बाद अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है और जो पैराग्राफ है वो क्या है कि सीनियरिटी डज नॉट हैव सर्वेड पॉजिटिव फैक्टर्स टू इट्स नेम, इंडिविजुअल मे बी ड्रॉन टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक फील्ड और ऑक्यूपेशन विद द नॉलेज दैट सीनियरिटी इज ऑब्टेनेबल। इफ सीनियरिटी वर टू बी मैनेज्ड एज अ होल, many higher paid employees would be fired first just because they make more money than their peers. Seniority does not effective job in helping people interested in staying at one organization in working towards having a marathon career. One of the goals of a seniority system is the employee retention, which ensure an organization is retaining institutional knowledge, erudite employees and an opportunity for mentorship for new hires. It is important to make sure employees are here to stay. अगर हम देखें जो सीनियरिटी होती है वो एक सर्वेल पॉजिटिव फैक्टर्स पे होती है, तो जैसे कि नाम क्या है और जो भी इंडिविजुअल्स है जो ड्रॉन करते हैं इस तरीके की स्पेसिफिक फील्ड के अंदर या ऑक्यूपेशन के अंदर, तो वो अपनी नॉलेज को अपनी सीनियरिटी का अकॉर्डिंग ऑब्टेन करते हैं। तो जो सीनियरिटी है वो मैनेज्ड होती है होल, मतलब कि होल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जो हायर पेड एम्प्लॉयर्स हैं उनको फायर्ड किया जाता है फर्स्ट, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी बना रहे होते हैं अपने पीयर से, मीन्स जो जूनियर्स होते हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना रहे होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन जो हायर पेड एम्प्लॉयर्स हैं उनको पहले फायर करती है। तो सीनियरिटी एक इफ़ेक्टिव जॉब के लिए हेल्प करती है पीपल को और इंटरेस्ट करती है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टाइम तक बने रहें, स्टे करते रहें। तो जो भी वर्किंग की जाती है जिसमें एक मैराथन कैरियर होता है, तो जो गोल होता है किसी सीनियरिटी सिस्टम का वो एम्प्लॉय की रिटेंशन को बताता है और इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी इंस्टीट्यूशनल नॉलेज की रिटेनिंग हो, इलिटरेट एम्प्लॉयज़ और जो भी अपॉर्चुनिटी है कि हम जो भी नए हायर्स कर रहे हैं तो उनकी मेंटरशिप हमने देखनी है। तो एक इम्पॉर्टेंट होता है कि हम मेक श्योर करें कि हमें लॉन्ग टाइम तक किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टे करना है। ए परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव मीन्स PLI इज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट फॉर एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस आउटपुट ऑफ एन एम्प्लॉयज एंड विच मे बी स्पेसिफाइड इन एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। PLI may either be open-ended, does not a fixing ceiling, or closed and have a upper ceiling which is normally stipulated in the employment contract. अगर आप देखें तो जो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव होता है वो एक फॉर्म होता है पेमेंट का जो कि एक एम्प्लॉय को देता है, जो कि डायरेक्टली रिलेट होता है किसी परफॉर्मेंस आउटपुट से जो कि एक एम्प्लॉय का होता है। तो ये स्पेसिफाई किया जाता है किसी एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो जो PLI है वो एक ओपन एंडेड भी हो सकता है, मीन्स कोई फिक्स सीलिंग भी नहीं हो सकती, और साथ साथ क्लोज एंडेड होता है कि कुछ अपर सीलिंग हम नॉर्मली स्टिपुलेटेड करते हैं हमारे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि ओपन एंडेड इंसेंटिव्स आर नॉर्मली एप्लीकेबल टू द रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़, एग्जांपल सेल्स, वाइल क्लोज एंडेड इंसेंटिव्स आर एसोसिएटेड विद सपोर्ट फंक्शन, ऑपरेशंस, ह्यूमन रिसोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन एट्सेट्रा। अगर हम ओपन एंडेड इंसेंटिव को देखें तो ये नॉर्मली एप्लीकेबल होता है उस रेवेन्यू को जो कि किसी एक्टिविटी से जनरेट होते हैं, जैसे कि सेल्स। और अगर हम क्लोज एंडेड इंसेंटिव को एसोसिएट कर रहे हैं हमारे सपोर्ट फंक्शन से, तो जो हमारे ऑपरेशंस है, ह्यूमन रिसोर्स और एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे सपोर्ट फंक्शन है वो उस तरीके की क्लोज एंडेड इंसेंटिव को एसोसिएट करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो PLI वर्सेस अदर फाइनेंशियल रिम्यूनरेशन को अगर देखें तो जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ये परफॉर्मेंस लिंक्ड कंपोनेंट से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। तो अगर हमने देखा कि पहले हमने अटेंडेंस से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ा और उसके बाद हमने जो नेक्स्ट था वो सीनियरिटी के बेस पे पढ़ा, और इस पे हम लोग मीन्स परफॉर्मेंस के बेसिस पे देख रहे हैं। तो अगर हम देखें PLI और सैलरी को एक साथ, तो जो अदर फाइनेंशियल रिम्यूनरेशन है उसमें हम सैलरी, बोनस, रिटेंशन बोनस और एक क्या है अप्रेजल, इनको हम ले के चल रहे हैं जो कि हम PLI से बता रहे हैं। तो सैलरी इज अ पेड फॉर द एफर्ट्स दैट वन पुट्स इन अ, PLI is paid for the result. Salary is the paid in short, definitive cycle, weekly, monthly, fortnightly, etc.
वाइल PLI इज़ अ पेड इन अ लॉन्गर साइकिल ऑफ मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली और ईयरली। अगर हम PLI को देखें सैलरी से, PLI का मतलब क्या है? परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स। तो अगर हम परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव को देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो कंपनी है हमें फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर हम PLI को सैलरी से कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो सैलरी है वो पे की जाती है उन एफर्ट्स को जो कि हम किसी वर्क के अंदर करते हैं। और PLI क्या है? एक रिजल्ट के बेसिस पे किया जाता है। तो शेयर जो सैलरी है वो पे की जाती है शॉर्ट और एक डेफिनेट साइकिल के अंदर, मीन्स वीकली, मंथली या फोर्टनाइटली। और जो PLI है वो पेड की जाती है एक लॉन्गर साइकिल के अंदर, जो कि मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस या ईयरली बेसिस पे की जाती है। तो अगर हम कहें तो इस पॉइंट के अंदर हम ये बता रहे हैं कि जो सैलरी है वो एक शॉर्ट चीज़ है और जो PLI है एक वो लॉन्ग है। और जो सैलरी है वो एक डेफिनेटिव साइकिल के अंदर हमें मिलती है जो कि हमारे एफर्ट्स के बेसिस पे मिलती है। लेकिन जो PLI है वो किसके बेसिस पे मिलती है? हमारे रिजल्ट के बेसिस पे, हमारी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, जो कि लॉन्गर साइकिल होती है। और मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वो मंथली भी होती है, क्वार्टरली भी होती है, हाफ ईयरली या ईयरली होती है। उसके बाद हम कंपेयर कर रहे हैं PLI को बोनस से। तो बोनस इज़ अ पेड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वाइल PLI इज़ पेड फॉर द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। Bonus is a normally paid yearly or half yearly. This is normally paid as a percentage of one's salary or a fixed amount of the employee individual performance. अगर हम देखें कि बोनस को अगर हम PLI मीन्स परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव से अगर कंपेयर कर रहे हैं, तो जो बोनस है वो पे किया जाता है जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन PLI को जो पे किया जाता है वो एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे किया जाता है। जो बोनस होता है वो नॉर्मली ईयरली या हाफ ईयरली के बेस पे किया जाता है। और जो हमारा PLI है वो नॉर्मली पे किया जाता है हमारी एक सैलरी के परसेंटेज के बेसिस पे, जो कि एक फिक्स अमाउंट होता है जो कि एम्प्लॉय की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को बताता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है PLI वर्सेस रिटेंशन बोनस। सम ऑर्गेनाइजेशन गिव अ रिटेंशन बोनस विच इज़ पेबल फॉर द पीरियड दैट एन एम्प्लॉय स्टेज बैक इन द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज अ पेड फॉर द वैल्यू एडेड बाय द एम्प्लॉय बाय वर्च्यू और mere presence and not necessary for the efforts of work output. Normally, retention bonus is paid yearly or half yearly, which will be incentivize the employer to stay back in the organization for the payment. अगर हम कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखें तो जो रिटेंशन बोनस है वो एक पेबल होता है एक पीरियड के अंदर, जो कि एम्प्लॉय के ऑर्गेनाइजेशन के स्टे बे करने से होता है। मीन्स एक बहुत लंबे टाइम से वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, तो उसके बेसिस पे हम उसको कोई रिटेंशन बोनस प्रोवाइड करा रहे हैं, वो कि जो कि एक पेबल होता है किसी पीरियड के अंदर। तो ये पे करता है उन वैल्यू एडेड को जो कि किसी एम्प्लॉय की होती है, जो कि उसके प्रेजेंस को बताती है, जो उसके अंदर एफर्ट्स को नेसेसरी नहीं किया जाता, नहीं कोई वर्क आउटपुट को नेसेसरी किया जाता है, वो उसके लॉन्ग टाइम के सर्वाइव के लिए होता है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लंबे टाइम से टिका हुआ है। तो नॉर्मली जो रिटेंशन बोनस है वो पे किया जाता है ईयरली या हाफ ईयरली बेसिस पे। तो जो इंसेंटिवाइज है किसी एम्प्लॉय का वो उसके ऑर्गेनाइजेशन में स्टे बैक होने से उसको पेमेंट के रूप में मिलता है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो लास्ट हमारा पॉइंट है आज के टॉपिक का वो है PLI वर्सेस अप्रेजल। अप्रेजल नॉर्मली कंडक्टेड हाफ ईयरली और एनुअली आर यूज टू डिसाइड on the salary increments and promotion of the employee. This being permanent increase take both and the performance and potential of the employee into account. तो अगर हम अप्रेजल को PLI से कंपेयर कर रहे हैं तो नॉर्मली जो अप्रेजल्स होते हैं उनको कंडक्ट किया जाता है हाफ ईयरली या एनुअली, और उनका यूज़ किया जाता है जब हम सैलरी का इंक्रीमेंट या प्रमोशन कर रहे होते हैं किसी एम्प्लॉय का, तब उसको डिसाइड किया जाता है। तो इस तरीके के जो परमानेंट इंक्रीजेज होते हैं हमारी परफॉर्मेंस या एम्प्लॉय की पोटेंशियल के बेसिस पे, तो उनको इस अकाउंट के अंदर देखा जाता है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने 3 चीज़ों को पढ़ा है। पहला पढ़ा था एब्सटेनिज्म लिंक्ड विथ कंपोनेंट्स, और दूसरा था हमारा सीनियरिटी बेस लिंक्ड कंपोनेंट, और लास्ट हमने इसमें टॉपिक के अंदर पढ़ा परफॉर्मेंस लिंक्ड कंपोनेंट्स, जो कि रिलेटेड थे कंपोनेंट्स किसके, हमारे कंपोजिशन मैनेजमेंट के। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।